Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on November 17, I will discuss these topics from current affairs. So let's discuss the agenda for today's Pre-Secure. आज हम इन टॉपिक्स को प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. The very first topic which we will discuss today is DRDO's underwater mine detection system. अंडर माइन डिटेक्शन सिस्टम जिसका डेवलपमेंट किया है डीआरडीओ ने. तो अब यहाँ देखो एक साथ ना दो पर्पस फुलफिल हो रहा है. एक काम हम यहाँ पर देख रहे हैं साइंटिफिक डेवलपमेंट का, मतलब ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक एस्पेक्ट हो गया कि क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट देश में चल रहा है. एंड देन डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम है. तो ये ना हमारे स्ट्रेटेजिक जो पर्पस है जिससे कि हम अपने डिफेंस को सिक्योर कर सके उसे भी फुलफिल कर रहा है. And that's why it is important from the current affairs perspective. The second topic is India's indigenous high precision diode laser system. DRDO का जो अंडर वाटर माइन डिटेक्शन सिस्टम है वो भी इंडिजीनियस है. और अब हम यहाँ पे फिर से एक और बात कर रहे हैं एक इंडिजीनियस डेवलपमेंट का, हाई प्रेसिजन डायोड लेजर, जिसका यूज ना हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में, क्वांटम कम्युनिकेशन के फील्ड में, स्पेशली कम्युनिकेशन के फील्ड में यूज करने वाला है. The third topic would be BIMSTEC India Marine Research Network. BIMSTEC के बारे में तुमने अपने IR के क्लासेस में पहले पढ़ा होगा, या आगे जब आप IR पढ़ोगे इंटरनेशनल रिलेशंस तो आप BIMSTEC के बारे में पढ़ोगे. आज हम BIMSTEC India Marine Research Network पढ़ रहे हैं कि BIMSTEC ये जो ग्रुप है और यहाँ पर इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. तो क्या है ये मरीन रिसर्च नेटवर्क जिसमें इंडिया का इंपॉर्टेंट रोल है और बाकी BIMSTEC ग्रुप ऑफ नेशंस का. द फोर्थ टॉपिक वुड बी रिफ्ट वैली फीवर. रिफ्ट वैली फीवर एक डिजीज जो रिफ्ट वैली फीवर के नाम से जाना जाता है. वैसे रिफ्ट वैली इंडिया में भी नर्मदा और तापी जो रिवर्स बहती हैं विंध्य और सतपुरा रेंज के बीच में, वहां पर भी रिफ्ट वैली है. पर ये जो रिफ्ट वैली फीवर है ना, ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, पर इसका इस डिजीज का इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है या वर्ल्ड में किस तरह से इसको लेकर WHO ने लोगों को अवेयर कर रखा है या डिफरेंट गवर्नमेंट जो हैं उनको एडवाइजरी सेंड किया है, हम वो देखेंगे क्या होता है रिफ्ट वैली फीवर, किस तरह से स्प्रेड होता है, ये सारी डिटेल्स. एंड द फिफ्थ टॉपिक वुड बी जनजातीय गौरव दिवस. अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस में भगवान बिरसा मुंडा उनको जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी. तो हम ये जनजातीय गौरव दिवस और बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी बुलाया जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे. और फिर आपके लिए आज के लिए होंगे दो प्रैक्टिस क्वेश्चन. ठीक है. सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ डीआरडीओ's डेवलपमेंट ऑफ अंडर वाटर माइन डिटेक्शन सिस्टम. आप यहाँ पे देख सकते हो PIB का अपडेट कि डीआरडीओ ने एक न्यू जनरेशन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल डेवलप किया है, जिससे कि हम वाटर के अंदर, सपोज वाटर का सरफेस है, यहाँ पे माइंस लगे होते हैं ना, इससे हमारे सबमरीन्स को या फिर हमारे जो वेसल्स होते हैं एक्वेटिक वेसल्स, उनको काफी नुकसान होता है. उस चीज से डील करने के लिए इंडिया के डिफेंस को, स्ट्रेटेजिक नीड को और बेहतर करने के लिए डीआरडीओ ने अंडर वाटर माइन डिटेक्शन सिस्टम डेवलप करा है. कहां पर डेवलप हुआ, हम न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को और थोड़ा पढ़े तो इट इज सक्सेसफुली डेवलप्ड बाय द नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. मतलब डीआरडीओ का एक लेबोरेटरी है विशाखापट्टनम में जिसे हम नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी बोलते हैं. डीआरडीओ की इस लेबोरेटरी ने ये ऑटोनोमस पोर्टेबल अंडर वाटर व्हीकल, माइंस को डिटेक्ट करने वाले इस अंडर वाटर व्हीकल की डिस्कवरी की है, डेवलपमेंट किया है. चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं. सो पहला स्टेटमेंट डीआरडीओ की इस डेवलपमेंट से रिलेटेड, इट इज डेवलप्ड बाय नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम. यस करेक्ट. ये अभी हमने न्यूज़पेपर के क्लिपिंग से भी देखा और याद रखेंगे, है ना, कहां डेवलपमेंट हुआ. The system enables faster deployment and is portable enough to be launched from coastal stations. Yes, इसको कोस्टल स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा क्योंकि हमारा प्राइमरी पर्पस ही तो ये है ना कि हम अंडर वाटर माइन डिटेक्ट कर सके. एंड पोर्टेबल होता है, वो यहाँ पर हमने न्यूज़पेपर की क्लिपिंग में भी बार बार ध्यान दिया था, इस वर्ड पे पोर्टेबल है, राइट. इससे इसका जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है ना, ऑपरेट करना इस चीज को, वो काफी इजी हो रहा है. तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट. Third, it uses satellite-based communication for inter-vehicle data sharing. No, actually not. यहाँ पर satellite based communication की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. एक्चुअली में अंडर वाटर सिस्टम है ना, तो दे वुड यूज सोनार, ये सोनार को यूज करेंगे. मेन ये मेथड यूज किया जाएगा किसी भी माइन को डिटेक्ट करने के लिए. कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर सैटेलाइट बेस्ड.
थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी आर करेक्ट, तो 1 एंड 2 करेक्ट थे, तो टोटल कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? 2। आंसर क्या होगा? ओनली 2। चलिए अब डिटेल्स को देखते हैं। तो ये जो एक सिस्टम है, ये आप यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, यहाँ पे ये सिस्टम को जैसे लॉन्च किया जा रहा है कोस्टल रीजन से, है ना। नाउ दिस सिस्टम जिसका डेवलपमेंट किया गया नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम में, डीआरडीओ की जो एक लैब है, ये इंडिया का इंडिजीनियस माइन काउंटर मेजर कैपेबिलिटी है। मतलब माइन से हमारे नेवल वेसल्स को जो नुकसान पहुंच सकता है, उस रिस्क को कम करने के लिए हमने ये अंडर वाटर सिस्टम डेवलप किया है कि कहीं पर भी अगर माइंस होगा, सोनार के हेल्प से उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, जिससे हमारे वेसल्स बेधड़क सी में अपना काम कर सकेगी। ठीक है, टू इनेबल रैपिड ऑटोनोमस एंड नेटवर्क बेस्ड अंडर वाटर डिटेक्शन सिस्टम। ऑब्वियसली अब जैसे एक साथ यहाँ पर आप 4 इस सिस्टम को देख सकते हो, तो एक साथ अगर 40 भेजे गए तो ये ना एक सिक्योर नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेंगे, और इस सिक्योर नेटवर्क से इंडिया का जो एरिया होगा, कोस्टल एरिया होगा, और जहां पर भी हमारा कोस्टल एरिया के साथ साथ हमारे एक्सटेंडेड जोन्स होंगे, वहां पर हमारे नेवल वेसल्स इजीली बिना किसी परेशानी के, बिना किसी थ्रेट के मूव कर सके। इसके की फीचर्स की हम बात करें तो द सिस्टम यूजेस मल्टीपल एयूवीज ऑपरेटिंग टुगेदर फॉर वाइडर माइनफील्ड कवरेज। वाइडर माइनफील्ड कवरेज को कवर करने के लिए मल्टीपल एयूवीज यूज किए जाते हैं। हर एयूवी में, मतलब हर व्हीकल में सोनार सिस्टम लगा हुआ है, अंडर वाटर कैमराज लगे हुए हैं, जिससे माइन जैसे ऑब्जेक्ट्स को इजीली रियल टाइम पे डिटेक्ट किया जा सके। सोनार भी है एंड कैमराज भी हैं। एआई बेस्ड रिकॉग्निशन सिस्टम भी है। एआई का यूज तो अब हर जगह किया जाता है, यहाँ पर भी यूज हो रहा है। Underwater acoustic communication allows all AUVs to share data and improve mission coordination. Underwater acoustic communication system used है। अभी जो मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट दिया था, यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया था कि सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है। ऐसा कोई भी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, एकोस्टिक कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है अंडर वाटर जब रहते हैं। तुमने पिक्चरों में भी देखा होगा, बॉलीवुड की या हॉलीवुड की पिक्चरों में, कि कम्युनिकेट करने के लिए क्या किया जाता है, एक सिग्नल छोड़ा जाता है, और वो सिग्नल सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर माइन है, राइट, तो वहां से टकरा कर वापस आता है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है ना कि कितना डिस्टेंस है, किस डेप्थ पर वो ऑब्जेक्ट है। तो यही सिस्टम हम यूज करेंगे यहाँ पर। द डिजाइन इज लाइट वेट एंड इजिली पोर्टेबल। ऐसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो, लाइट वेट है और इजिली पोर्टेबल है, एंड दैट्स वाई इसे ऑपरेट करने में भी दिक्कत नहीं होगी। And the successful Harvard trial has been concluded. So how this is significant for us? This was provide an intelligent network enabled solution for our naval mine warfare. हमारे नेवल माइन वॉरफेयर के लिए, अब सपोज जैसे आईएनएस अरिहंत हो गया, या हमारे बाकी नेवल शिप्स हो गए, या सबमरीन्स हो गए, नाउ व्हेन दे ट्रेवल थ्रू द सी, तो दुश्मन देशों के, एनिमीज के जो माइंस होते हैं ना, उससे उनको थ्रेट होता है। उस थ्रेट से बचने के लिए हमारा ये अंडर वाटर माइन डिटेक्शन सिस्टम वर्क करेगा। इट वुड रिड्यूस द नीड ऑफ ह्यूमन डाइवर्स। ह्यूमन डाइवर्स को डाइव करके डिटेक्ट करना पड़ता है कि कहां पर माइन है, वो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ऑल्सो इट वुड स्ट्रेंथन इंडिया सेल्फ रिलायंस इन अंडर वाटर डिफेंस टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली अंडर वाटर डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया सेल्फ रिलायंट हो रहा है, ये सिस्टम हम दूसरे देशों को बेच भी सकेंगे, हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है, और हम डिफेंस एक्सपोर्ट में भी इसको यूज करेंगे। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेवलपमेंट एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। याद रखें इसको मेंस के लिए भी। दूसरा क्वेश्चन है इंडियाज इंडिजीनियस हाई प्रेसिजन डायोड लेजर। अगेन एक इंडिजीनियस डेवलपमेंट, जो कि आप यहां पे पढ़ सकते हो, एनक्यूएम नेशनल क्वांटिंग मिशन सपोर्टेड स्टार्टअप डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाई प्रिसीजन डायोड लेजर फॉर क्वांटम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। इस पूरे लाइन का मतलब क्या हुआ कि एज पर द नेशनल कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में, नेशनल क्वांटम मिशन के बारे में पहले भी मैंने प्री सिक्योर के सेशन में डिस्कस किया है पिछले मंथ्स में। आप जाकर वहां से भी नेशनल क्वांटम मिशन की डिटेल्स पढ़ सकते हो। अब इसी नेशनल क्वांटम मिशन के थ्रू, या इसके सपोर्ट के थ्रू, इंडिया का पहला इंडिजीनियस हाई प्रिसीजन डायोड लेजर सिस्टम डेवलप किया गया है, जो कि क्वांटम कम्युनिकेशन में इंडिया को काफी हेल्प करेगा, कम्युनिकेशन के साथ साथ क्वांटम कंप्यूटिंग में भी। तो पर्पस समझ में आ गया, सिग्निफिकेंस। आ जाइए क्वेश्चन पर। पहला, इट सपोर्ट्स बोथ फ्री स्पेस एंड फाइबर ऑप्टिक बीम डिलीवरी सिस्टम। यस, इट सपोर्ट्स बोथ फ्री स्पेस एंड फाइबर ऑप्टिक बीम डिलीवरी सिस्टम। फ्री स्पेस में भी, राइट, एंड फाइबर ऑप्टिक के हेल्प से भी जो हमारा डिलीवरी सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, दोनों को सपोर्ट करेगा ये डायोड लेजर। Second, it was developed under the National Quantum Mission by DRDO. No, not by the DRDO.
है ना, स्टार्टअप्स ने डेवलप करने का काम किया है। सेकंड रॉन्ग हो गया। थर्ड, इट इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन इन क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड नेविगेशन एंड अदर इमर्जिंग फील्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू क्वांटम कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग। बाकी और चीजें जो कि क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी, उनमें हमारा ये जो डायोड लेजर है ना, ये हेल्पफुल होगा। सो 1 एंड 3 आर करेक्ट। हमारा आंसर क्या होगा? बी, 1 एंड 3 ओनली। डिटेल्स की हम बात करें, आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो और उन टीम को देख सकते हो जिस टीम ने डेवलप किया है एक कॉम्पैक्ट अल्ट्रा स्टेबल लाइट सोर्स। दिस अल्ट्रा स्टेबल लाइट सोर्स वुड हेल्प इन क्वांटम कम्युनिकेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग। डेवलप करने का काम डीआरडीओ ने नहीं, एक स्टार्टअप प्रिंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक स्टार्टअप है, राइट, विच वाज बोर्न एट आईआईटी दिल्ली, मतलब आईआईटी दिल्ली में इस स्टार्टअप को फॉर्म किया गया, उसने ये डेवलप करने का काम किया गया है। बिल्कुल हाँ, सपोर्ट की अगर बात करें तो जो नेशनल क्वांटम मिशन है, दिस नेशनल क्वांटम मिशन, उसके अकॉर्डिंग इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो नेशनल क्वांटम मिशन देखो क्या करेगा ना, चाहे आईआईटी दिल्ली हो, आईआईटी गुवाहाटी हो, आईआईटी पटना हो या बाकी और कॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे अगर मान लो कुछ ऐसा एक एनवायरमेंट या इकोसिस्टम प्रिपेयर किया जा रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर, क्वांटम कम्युनिकेशन को लेकर, तो नेशनल क्वांटम मिशन का एक पार्ट ये भी है कि वो इन डेवलपमेंट को, इन इकोसिस्टम को सपोर्ट करे ताकि डेवलपमेंट हो सके, प्राइवेट फील्ड्स में भी स्टूडेंट भी, रिसर्चर्स भी ऐसा डेवलपमेंट कर सके। ठीक है। थर्ड, द लेजर डिलीवर्स प्रिसाइज लॉन्ग लास्टिंग आउटपुट विच इज नीडेड फॉर क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स। लॉन्ग लास्टिंग आउटपुट भी डेवलप करेगा ये जो लेजर होगा। सपोज अगर यहां से एक लेजर निकल रहा है तो लॉन्ग लास्टिंग आउटपुट होगा, ऐसा नहीं कि थोड़े टाइम तक गया और फिर फीबल हो गया, कमजोर हो गया, वैसा नहीं, लॉन्ग लास्टिंग आउटपुट है जिसका की यूज क्वांटम एक्सपेरिमेंट में होता है। It was formally launched during the Emerging Science Technology Innovation Conclave। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर के प्रेजेंस में, आप यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर देख सकते हो, इनके प्रेजेंस में जो इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 हो रहा था, वहां पर इसे फॉर्मली लॉन्च किया गया। ओके, अब हम की फीचर्स पर आते हैं। तो इस की फीचर के, ये जो डायोड है हमारा, ये जो हमारा डायोड है, डायोड लेजर है, इसके की फीचर क्या हो गए? द लेजर ऑफर्स एन अल्ट्रा नैरो लाइट प्रोफाइल which allow extremely accurate measurements in quantum sensing and communication। क्वांटम सेंसिंग एंड कम्युनिकेशन के केस में ना, हमें एक्यूरेट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें इस डायोड से निकलने वाले लाइट से हमारा काम वो फुलफिल हो सकता है। इट मेंटेन्स स्टेबल फ्रीक्वेंसी एंड दैट्स व्हाई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। वाइड वेवलेंथ है, सो दिस वाइड वेवलेंथ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट टू नियर इंफ्रारेड वुड सपोर्ट मेनी क्वांटम प्लेटफॉर्म्स। कुछ क्वांटम प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो यूवीज पे वर्क करते हैं, अल्ट्रावायलेट्स पे, और कुछ क्वांटम्स होते हैं जो इंफ्रारेड पे। सो ये वाइड वेवलेंथ का रेंज ना डिफरेंट क्वांटम प्लेटफॉर्म्स पे इसकी ऑपरेटेबिलिटी को बनाए रखेगा। स्टेबल है एंड दैट्स व्हाई इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी वर्क करेगा। इंडिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस यूरोप की क्लाइमेटिक कंडीशन से कहीं डिफरेंट होती है, एंड दैट्स व्हाई अगर हम यूरोपियन या अमेरिकन डायोड्स को यूज करें ना, तो वो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस में कई बार यूजफुल नहीं हो सकती हैं। इसलिए इंडिजीनियस डेवलपमेंट ऑफ डायोड जो है, ये हमारे लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। अब हम उसके सिग्निफिकेंस या फिर उसके एप्लीकेशंस की बात कर लें कि कहां पर इसका सिग्निफिकेंस है, एप्लीकेशंस कहां देख सकते हैं। क्वांटम कम्युनिकेशन में दिस वुड प्रोवाइड स्टेबल लाइट फॉर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम यहां देख चुके हैं। इट इनेबल्स अल्ट्रा सिक्योर कम्युनिकेशन फॉर बैंक्स एंड डिफेंस। यस, क्वांटम कम्युनिकेशन अल्ट्रा सिक्योर होता है, तो बैंकिंग में या डिफेंस में या बाकी ऐसे किसी कम्युनिकेशन में यूज किया जा सकेगा। It would also be a critical milestone in India's effort to build its own quantum hardware capabilities। आज हमने एक डायोड बनाया है, कल को हम पूरा का पूरा क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। So that's a critical milestone। Another application, photonic quantum computing। It would help in generating precise pulse for quantum information processing, improving reliability of optical quantum gates। मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो कुछ भी नीड होती है ना, चाहे वो फोटोनिक क्वांटम कंप्यूटिंग की हो या फिर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को, हमारे रिसर्च कम्युनिटी को, और हाई प्रिसीजन स्पेक्ट्रोस्कोपी की नीड हो, उन सब में हमारा ये डायोड हेल्प कर सकेगा। ये डायोड अभी एक छोटी सी कड़ी है, एक छोटा सा पॉइंट है। अभी हम ना इसके बेसिस पर ना और डेवलपमेंट जब करते जाएंगे, तो हमारा जो क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सपना है कि हमें आत्मनिर्भर इंडिजीनियस क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सके, उसके लिए एक पहली सीढ़ी साबित होगी, पहला स्टेप साबित होगा। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क, जिसकी मीटिंग होती है कहां पर? कोच्चि, इंडिया में। कोच्चि होस्ट फर्स्ट बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क कॉन्फ्रेंस। तो बिम्स्टेक ग्रुप क्या है, इसके बारे में तो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा।
हम आज बात करेंगे बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क के बारे में। सबसे पहले रिसेंटली लॉन्च किया गया इसको, पिछले साल ही। उसकी पहली मीटिंग कहां पर हो रही है? कोच्चि में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट बाइएनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क कंक्लूडेड इन कोच्चि। ओके, चलिए। सो पहला स्टेटमेंट क्या? बिमरेन मतलब बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क इज अ प्लेटफॉर्म फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन एंड ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स विद इन द बिम्स्टेक फ्रेमवर्क। बिल्कुल यहाँ पे मरीन लिखा हुआ है, तो मरीन जब भी रिसर्च नेटवर्क होगा ना, तो वो हमारे ब्लू इकोनॉमी को तो सपोर्ट करेगा। ब्लू इकोनॉमी मीन्स द इकोनॉमी विच इज रिलेटेड टू आइदर द फिशरीज और अदर एक्सप्लोरेशंस ऑफ मिनरल्स इन सी एंड कोस्टल रीजन्स, हम उसको ब्लू इकोनॉमी बुलाएंगे। तो हमारा ये जो बिमरेन है, ये एक ऐसा ही साइंटिफिक कोऑपरेशन कम्युनिटी बना रहा है जो ब्लू इकोनॉमी को इंडिया में और बाकी बिम्स्टेक नेशन में डेवलप करने का काम करेगा। फर्स्ट इज करेक्ट। Second, the initiative was first announced by the Honorable Prime Minister of India, यहाँ पर इंडिया शब्द ऐड कर लीजिए, at the Colombo BIMSTEC Summit in 2022. Yes, it is correct. 2022 में Honorable Prime Minister of India श्री नरेंद्र मोदी ने इसको अनाउंस किया था और इसको लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया? 2024 में, पिछले साल। Third, the initiative objectives include addressing issues such as climate change, over-exploitation of fish stocks, marine environmental degradation in the Bay of Bengal. Yes, it is one of the key objectives कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में या इवन इंडियन ओशन वाले रीजन में भी एप्लीकेबल होगा, पर बे ऑफ बंगाल मेन पर्सपेक्टिव रखा गया है क्योंकि बाकी बिम्स्टेक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, बे ऑफ बंगाल उनके लिए कॉमन जोन पड़ेगा। तो बे ऑफ बंगाल में क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट है, उसको कैसे एड्रेस करें, फिश स्टॉक का ओवर एक्सप्लॉइटेशन जो है उसको कैसे एड्रेस करें, बाकी मरीन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होते हैं वो कैसे एड्रेस किया जा सके, ये भी इस बिम्स्टेक या बिमरेन प्लेटफॉर्म का एक मेन टॉपिक था। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो चलिए, बिमरेन एक रिसर्च नेटवर्क है जिसके बारे में सबसे पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने ही सजेस्ट किया था 2022 में, एंड इसको फाइनली 2024 में लॉन्च किया गया। इसका पहला बाइनियल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ? इस साल कोच्चि में हुआ है, जहां पे सारे 7 बिम्स्टेक मेंबर्स जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे या डेलीगेट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पर्पस इसका है साइंटिफिक कॉपरेशन को बढ़ाना बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, ओवरऑल इंडिया और सारे बिम्स्टेक मेंबर्स के ब्लू इकोनॉमी को भी सपोर्ट करना। ये इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट और एक्टिस्ट पॉलिसी को भी दिखाता है, क्योंकि बिम्स्टेक के जो मेंबर्स हैं मोस्ट ऑफ देम और यू कैन से द ऑल ऑफ देम आर इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम बिमरेन की बात करें तो इट कनेक्ट्स 25 इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस 25 इंस्टीट्यूशंस एंड मोर देन 50 साइंटिस्ट्स फ्रॉम दिस नेशंस। इन नेशंस के 25 इंस्टीट्यूशंस एंड 50 साइंटिस्ट को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगा। It supports twinning research grants and split site doctoral work, linking Indian institutes with regional partners. मतलब इंडिया के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको उनके रीजनल पार्टनर से कनेक्ट करने का भी काम करता है, सो दैट ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। It fosters work on marine ecosystem health, sustainable fisheries. This is part of blue economy. It builds pathway for data sharing among these nations. It encourages young researchers to participate in marine science and policy work. मरीन साइंस या मरीन में जो रिसोर्सेस हैं उनका बेटर यूज कैसे किया जा सके, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो, और अगर पहले ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो चुका है तो उसको डिग्रेडेशन को रोका कैसे जा सके, इसके लिए यंग रिसर्चर्स को एनकरेज किया जाएगा। अब हम कोच्चि कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, जो पहला कॉन्फ्रेंस 2025 में हुआ। ये हमारे मरीन साइंस डिप्लोमेसी को शोकेस कर रहा है। इट एडवांस्ड इंडिया महासागर विजन, इंडिया का महासागर विजन कि हम इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में अपने प्रेजेंस को और बेहतर कर सके। इट हाईलाइट द बे ऑफ बंगाल्स इंपॉर्टेंस एज ए रीजन सप्लाइंग 6% ऑफ ग्लोबल फिश कैच। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि हमारा जो बे ऑफ बंगाल रीजन है ना, ये ग्लोबल 6% फिश कैच को, फिश स्टॉक को प्रेफर करता है। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कोच्चि कॉन्फ्रेंस। बिम्स्टेक की हम बात करें तो दीज आर द बिम्स्टेक नेशंस। आप यहाँ बिम्स्टेक नेशंस को देख सकते हो, उनके फ्लैग यहाँ पर मेंशन्स है, कौन कौन से बिम्स्टेक मेंबर हैं, यू कैन सी इट, राइट। अभी क्या क्या है, तो इंडिया तो है ही, साथ ही साथ बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, दे आर द मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। इट वॉज क्रिएटेड थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन इन 1997, मतलब वे लॉन्ग बैक इन 1997 इट वॉज क्रिएटेड। तभी इसका नाम बिस्टेक था, आगे जाकर डिफरेंट नेशंस ने ज्वाइन किया है, प्रेजेंटली इट इज नोन एज बिम्स्टेक। ठीक है,
The grouping represents a population of 1.7 billion people and a combined GDP of about $5 trillion. वैसे combined GDP बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि डेवलपिंग नेशन ही है, इंडिया है। अब सबसे बड़ी इकोनॉमी तो इंडिया की है, बाकी नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका की इकोनॉमी कितनी बड़ी है वो तो हम जानते ही है ना। सो इकोनॉमी वाइज कम है बट फिर भी इस रीजन में यहाँ पर स्पेशली ये जो देश है हमारे, जो कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन को यूज करते हैं, है ना। इंडियन ओशन, अरेबियन सी भी इंडिया का पार्ट है बट मेनली बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड ये जो हमारे देश है, इनका एक ग्रुप, बिम्स्टेक ग्रुप, इंडिया की एक्टिस्ट पॉलिसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द फोर्थ टॉपिक इज रिफ्ट वैली फीवर। रिफ्ट वैली फीवर जिसको रिसेंटली कहा नोटिस किया गया, द हिंदू ने उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा, अफेक्टिंग मॉरिशेनिया एंड सेनेगल इन वेस्टर्न अफ्रीका। आप यहाँ पर मैप पर इनका लोकेशंस देख सकते हो, मॉरिशेनिया एंड सेनेगल का, वेस्ट अफ्रीका में। अटलांटिक ओशन यहाँ रहा और ये रहा हमारा वेस्ट अफ्रीका वाला पार्ट जहाँ पे ये है मॉरिशेनिया एंड सेनेगल। यहाँ पर रिसेंटली ये रिफ्ट वैली फीवर को नोटिस किया गया है। WHO इसको लेकर काफी कंसर्न है एंड दैट्स व्हाई वार्निंग इशू कर रहा है। लेट्स सी व्हाट इज दिस रिफ्ट वैली फीवर। पहला स्टेटमेंट, इट इज अ जूनोटिक डिजीज। यस, इट इज अ जूनोटिक डिजीज caused by virus of Phenyoviride family, primarily affecting livestock and transmitted to humans mainly through mosquitoes and animal contact. यस, एक जूनोटिक डिजीज है जो कि एनिमल स्टॉक से ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, मेनली थ्रू मॉस्किटो बाइट्स एंड एनिमल कॉन्टेक्ट्स। इन्फेक्टेड एनिमल्स के सलेवा या उनके मीट के कांटेक्ट में आने से, या मॉस्किटो जिन्होंने इन्फेक्टेड एनिमल को काटा है और फिर उसके बाद ह्यूमन बाइट करते हैं, ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द जूनोटिक डिजीज ऐसे ट्रांसमिट होते हैं। दूसरा, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज हैज बीन फ्रीक्वेंटली डॉक्यूमेंटेड स्पेशली ड्यूरिंग द आउटब्रेक। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी राहत है, ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है ना, वो अभी फ्रीक्वेंटली नहीं रिकॉर्ड किया गया है। आगे हो सकता है चांसेस हो कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल हो, फिलहाल के लिए नहीं। ओके। थर्ड, बट लेकिन एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन काफी फास्ट है, ये चीज ध्यान रखो। Although there is no vaccine for humans, the disease can be prevented through mosquito control and protective handling of animals. Animals का प्रोटेक्टिव हैंडलिंग किया जाए और मॉस्किटो कंट्रोल, मच्छर से बचाव से इस डिजीज से राहत मिल सकती है। वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है पर राहत मिल सकती है। 1 and 3 आर करेक्ट। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। बाकी आप मॉरिशेनिया एंड सेनेगल का लोकेशन भी याद रखिएगा, वो अपना बॉर्डर किन किन के साथ शेयर कर रहे हैं, कहाँ पे, ओशन वाला कौन सा पार्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से देखो गुजर रहा है मॉरिशेनिया से, है ना। स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूँ, तुम एक बार फिर से देखो इसको। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री मॉरिशेनिया से क्रॉस कर रहा है, तो ये वर्ल्ड मैप भी आपके लिए जरूरी है। सो रिफ्ट वैली फीवर की बात करें, सबसे पहले ये जो रिफ्ट वैली फीवर है इसको आइडेंटिफाई किया गया था काफी पहले 1930s में, कहां पर, केनिया में। राइट। ये प्राइमरली लाइव स्टॉक को अफेक्ट करता है और उससे किसमें ट्रांसमिट होता है? ह्यूमन में। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ जूनोटिक डिजीज। एक वायरस की वजह से अराइज होता है, इसका नाम नहीं भी याद हो, इट्स ओके, चलेगा। ट्रांसमिशन क्या है? वायरस मेनली इन्फेक्ट्स शीप, गोट्स, कैटल्स एंड कैमल्स। यूजुअली पीपल इनके मीट को कंज्यूम करते हैं तो ट्रांसमिट हो सकता है। एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन थ्रू मॉस्किटो बाइट और कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स फ्लूइड्स, एंड दैट्स व्हाई इट इज लीथल, कि हम ऐसे किसी इन्फेक्टेड एनिमल के टच में ना आए। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अभी के लिए डॉक्यूमेंटेड नहीं है, मतलब थोड़ी रिलीफ है। सिम्टम्स क्या होते हैं? नियरली 90% ऑफ इन्फेक्शंस आर माइल्ड रिजेंबलिंग फ्लू लाइक इलनेस। डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है, फीवर, फटीग, मसल पेन होता है, दैट्स व्हाई डिटेक्ट करने में दिक्कत होती है। सीवियर फॉर्म के केस में ऑक्यूलर डिजीज, मेनिंगोफिलाइटिस, हेमोर hemorrhagic fever, with the latter having fatality rate up to 50%। सॉरी, अप टू 50% फर्टिलिटी रेट भी होता है सीवियर केस में। बट अर्ली ही अगर डिटेक्ट कर लिया जाए और उसके बाद प्रॉपर मेडिकेशन और प्रॉपर आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाए या फिर आपको क्या मल्टीविटामिन दिया जाए जिससे कि आप इस वायरस से लड़ सके, तो बचाव हो सकता है। 50% फर्टिलिटी है, मतलब फर्टिलिटी रेट्स बहुत ज्यादा नहीं है, डेथ कम होती है। इस डिजीज के बारे में हम और बात करें तो कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी या अभी तक कोई भी वैक्सीन, उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, नो वैक्सीन। ठीक है। ट्रीटमेंट है सपोर्टिव, फोकसिंग ऑन हाइड्रेशन, ऑर्गन मॉनिटरिंग, है ना, बाकी सारे सेफ्टी फीचर्स रखना। प्रिवेंशन क्या है? वन हेल्थ अप्रोच अडॉप्ट करना, कंबाइनिंग एनिमल सर्वेलेंस, वेक्टर कंट्रोल, मतलब मच्छर का कंट्रोल, वेक्टर्स, राइट। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, ये भी अवेयर करना। एनुअल वैक्सीन एग्जिस्ट करते हैं बट आर बेस्ट यूज बिटवीन आउटब्रेक्स। एनुअल वैक्सीन को यूज किया जाता है, ह्यूमन के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, फॉर ह्यूमन देयर इज नो वैक्सीनेशन, याद रखें इसको।
India has not yet reported any RVP cases, but it is One Health framework prioritizes surveillance and preparedness due to favorable climatic and trade-related risk factor. दो अभी तक इंडिया में ये केस नहीं पहुंचा है, बट अफ्रीका से इंडिया तक ऐसे कोई जूनोटिक डिजीज ट्रांसमिट होके आ जाए, इसमें ना चौंकने वाली बात नहीं होती है. हमने कोविड के केस में देख चुका है जिसका ओरिजिन इंडिया में नहीं हुआ था, बट वी वर अफेक्टेड एंड पीपल लॉस्ट देयर लव्ड वंस. सो दैट्स व्हाई अवेयर रहने की जरूरत बिल्कुल है. फिफ्थ टॉपिक है बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में. आप यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस एक आर्टिकल में देख सकते हो दैट द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन राइट्स ऑन बिरसा मुंडा's बर्थ एनिवर्सरी, लेट्स सेलिब्रेट हिज फाइट फॉर डिग्निटी. ना सिर्फ ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट बल्कि प्रेसिडेंट एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर्स एंड अदर पीपल, ऑल दे हैव शो द ग्रेटिट्यूड एंड पेड देयर ट्रिब्यूट्स ऑन भगवान बिरसा मुंडा's बर्थ एनिवर्सरी. और उनकी क्या फाइट थी, उनसे सीखने की हमें जरूरत है. लेट्स स्टडी. पहला स्टेटमेंट, बिरसा मुंडा कॉल्ड फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ द खुंटकी लैंड सिस्टम which was undermined by British land laws and outsider encroachment. एकदम सही है. ये खुंटकटी लैंड सिस्टम जो है, ये एक लैंड सिस्टम था. भगवान बिरसा मुंडा जो थे, वो चाहते थे कि ये जो लैंड सिस्टम है जिससे ट्राइबल्स का राइट उनके लैंड पर रहता है वो बरकरार रहे. ब्रिटिश इसको खत्म करना चाहते थे सो दैट जो मनी लैंडर्स है ना उनको फायदा हो सके, ब्रिटिश प्लांटर्स को फायदा हो सके. ट्राइबल मूवमेंट के ऊपर मैंने एक क्लास भी लिया है और वो ट्राइबल मूवमेंट का क्लास जो है ना वो आपको यूट्यूब पर स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है पब्लिकली. आप वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हो, सारे आपको ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड चीजें मिलेंगी. दूसरा, द प्रैक्टिस ऑफ बेथ बेगारी. बेगारी मतलब एक ऐसा वर्क जहां पर आप काम कर रहे हो पर आपको मेहनताना नहीं मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेगारी. During the colonial period required tribals to pay a monetary tax for exemption from forced labor. एक्चुअली नहीं, बेगारी अपने आप में एक फोर्स्ड लेबर है जहां पे जबरदस्ती मजदूर से किसी से काम करवाया जाता था, रिटर्न में कुछ नहीं मिलता था. ठीक है, ये कोई टैक्सेशन नहीं है, यहाँ जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, एक टाइप ऑफ फोर्स्ड लेबर इंडियन सर्कमस्टांसेस में. थर्ड, द उलगुलन मूवमेंट और द मुंडा रिबेलियन कंट्रीब्यूटेड लेटर रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908. बिल्कुल, बिरसा मुंडा जी ने, भगवान बिरसा मुंडा ने जो रिबेल किया था ना, रिबेलियन किया था, हम उसको उलगुलन के नाम से भी जानते हैं, जिसने कि आगे जाकर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास करने में भी मदद की थी. सो 1 and 3 आर करेक्ट, बट हमें करेक्ट नहीं ढूंढना है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. इनकरेक्ट कौन सा था, 2 ओनली. चलिए, भगवान बिरसा मुंडा की बात करें तो इनका जन्म उलीहाचू विलेज में हुआ था. ही ऑल्सो इमर्ज्ड एज स्पिरिचुअल रिफॉर्मर ऑफ हिज कम्युनिटी. कौन सी कम्युनिटी, मुंडा कम्युनिटी. इनको अलग अलग नामों से बुलाया गया, भगवान टाइटल भी दिया गया, धरती आबा के नाम से भी बुलाते हैं. किस नाम से बुलाते हैं, धरती आबा के नाम से. दिस शोज हिज कनेक्शन विद द लैंड, द नेचर एंड द ट्राइबल आइडेंटिटी. आप यहाँ इनकी स्टैचू देख सकते हैं, ये एक साथ यहाँ पर इन्होंने ये बो एंड एरो भी ले रखा है जो कि स्ट्रेंथ को भी शोकेस कर रहा है. हाथ में एक मसाल दिखाया जाता है जो कि रिबेलियन को, रिवॉल्ट को शोकेस करने का काम करता है. ठीक है, और ड्रेस जो है वो ट्राइबल आइडेंटिटी से रिलेटेड है. He laid a powerful call for tribal self-rule and protection of Khuntakati land rights. Khuntakati land rights जिसके अकॉर्डिंग ट्राइबल्स का जमीन जो थी, जंगलों में जो जमीन थी उस पे उनका ही हक रहता था, किसी भी आउटसाइडर मनी लेंडर का, बिजनेसमैन का या ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं. राइट, ये इनका मेन डिमांड था. हालांकि बाद में जब ब्रिटिश ने अरेस्ट किया तो इनकी डेथ रांची जेल में होती, पर डेथ इंसान के शरीर की होती है, उनकी आइडियाज की नहीं. उनके आइडियाज की बात करें तो इन्होंने मुंडा रेबेलियन स्टार्ट किया था जिसको हम उलगुलन के नाम से या इंग्लिश में ग्रेट टुमुल्ट के नाम से भी बुलाते हैं. ठीक है, अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेटिव डिकूज. ये टर्म याद रखो, डिकूज. किनको बुलाया गया, डिकूज, आउटसाइडर्स को. डिकूज जैसे हम डाकू बुलाते हैं ना, डाकू लूटने वाला, तो जितने भी आउटसाइडर थे, चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर वो इंडियन मनी लेंडर्स हो, इंडियन मनी लेंडर्स, इन सब को क्या बुलाया गया, डिकूज. तो इन डिकूज के अगेंस्ट इन्होंने उलगुलन या मुंडा रिबेलियन किया था. कभी हम मुंडा रिबेलियन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे. मेन इसका पर्पस था ट्राइबल्स के राइट को प्रोटेक्ट करना, खुंटकटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करना जिससे कि ट्राइबल्स के लैंड राइट खत्म हो रहे थे, बेगारी को खत्म करना जिससे कि बेचारे ट्राइबल्स कंपल्सरली फोर्स्ड लेबर करने को मजबूर थे, मिशनरीज के प्रेशर को भी कंट्रोल करना, बिकॉज क्रिश्चियन मिशनरीज, in the name of spreading about the ideas of Jesus, in the name of spreading about the teachings of Jesus, they were trying to forcefully convert the tribals. That's why इन सब के अगेंस्ट ट्राइबल मूवमेंट हमारे कई रीजन्स में इंडिया में हुए. ठीक है,
चलिए, अभी गवर्नमेंट ने किस तरह से, आप यहाँ पे अगेन देख सकते हो, द नेशन पेज ट्रिब्यूट टू भगवान बिरसा मुंडा's बर्थ एनिवर्सरी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब है? 15 नवंबर, जो कि अभी रिसेंटली पास हुई है। तो जनजातीय गौरव दिवस ना भगवान बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी को तो मनाया ही जाता है। साथ ही ये भी याद रखो, इट ऑल्सो ऑनर द कंट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू इंडियन हिस्ट्री। मतलब भगवान बिरसा मुंडा तो है ही, इनके साथ साथ हमारे जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स भाई बहन हैं या बाकी लीडर्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करने वाले, इंडिया की हिस्ट्री में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उन सबको सेलिब्रेट करने का काम जनजातीय गौरव दिवस में किया जाता है। ठीक है। अब इस जनजातीय गौरव दिवस में अलग-अलग जगहों पे जाकर ट्रिब्यूट पे करने का काम किया जाता है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए गए इंडिया में, ट्राइबल म्यूजियम्स इंडिया में हैं, 11 ट्राइबल म्यूजियम्स हैं। सर्च कर सकते हो कहाँ-कहाँ पर ट्राइबल म्यूजियम्स बनाए गए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अंदर ट्राइबल जो अलग-अलग रीजन्स के ट्राइबल्स होते हैं, उनके कल्चर को आइडेंटिफाई किया जाता है। कल्चर को आइडेंटिफाई करने के साथ-साथ एकलव्य स्कूल प्रमोट किया जा रहा है। ट्राइबल प्राइड ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब हर वो तरीके से सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली सपोर्ट करना ट्राइबल्स को, है ना? पॉलिटिकली ट्राइबल्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी हैं या फिर हमारे जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली कैसे सपोर्ट किया जाए, उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करा बढ़ाया जाए, ये सब गवर्नमेंट के अलग-अलग इनिशिएटिव्स के पार्ट होते हैं, जो हम अलग-अलग टाइम पर पढ़ते भी हैं कि किस तरह से ट्राइबल्स को इंक्लूड किया जा रहा है। कभी पॉलिटिकली, आज हम हिस्टोरिक सेलिब्रेशन को देख रहे हैं, कभी हम इकोनॉमिक वर्क्स को देख रहे हैं ट्राइबल से रिलेटेड, ये मेन पर्पस होता है। अब आते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो आज के लिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 नवंबर को है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। इनके बर्थ एनिवर्सरी को रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया। कब है इनकी बर्थ एनिवर्सरी? 14 नवंबर। आज है 17 नवंबर, मेरे छोटे भाई की बर्थ एनिवर्सरी है। और 14 नवंबर हम सबके चाचा नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी थी। उनसे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। दूसरा है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। एक बार फिर से न्यूज में था, और BIS के बारे में पहले भी मैंने प्री सिक्योर में पढ़ाया है, तो ये दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन BIS पर बेस्ड। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। कल फिर हम लोग प्री सिक्योर के सेशन में मिलेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।